Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is damages. Guys, we'll be discussing section 73, 74 and 75 of the Indian Contract Act 1872 which deals with damages. Damages guys, इस concept को start करने से पहले if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. I promise to provide you with the best content videos here on this platform, and yes, if you enjoy learning with me, if you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with damages. Damages का मतलब होता क्या है guys? It is nothing but compensation. Compensation word से I hope everybody must be familiar, और उसका दूसरा नेम होता है damages. Guys, damages basically क्या होते हैं और इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों कोर्ट एक पार्टी को damages ग्रांट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे, और damages किस तरीके से ग्रांट किए जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. What are the different types of damages? So guys, beginning with damages, damages are nothing but compensation. अब आपको पता होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं कि suppose there are two people A and B have entered into a contract with each other. A is somebody who has made a breach of contract. Suppose A ने कहा था कि I'll be delivering my car to you on so date, but A has made a breach of his contract and A did not deliver his car to B as promised. जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से on the due date of performance A has failed to perform his part of obligation, as a result of which क्या होगा, B को कोई ना कोई डैमेज या लॉस सस्टेन जरूर होगा. अब लॉस किस तरीके से होगा? सपोज गाइज B was in dire need of कार, उसको जरूरत थी कार की इंस्टेंटली. उसने A के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि I'll be giving you 2 lakh rupees provided you give your car to me on so and so date, but on the due date of performance A has made a breach of his contract. अब यहाँ पे क्या होगा, since B को कार की जरूरत थी, he has entered into a contract with some other person, जिसने उसको कार दी for 2,50,000 rupees. क्योंकि इंस्टेंटली जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इंस्टेंटली वो थोड़ा आपको क्या मिलेगा, हायर प्राइस पे चीज मिलती है. तो B has entered into a contract with some other person, with some other dealer, but उसको कार मिली for 2,50,000 rupees. गाइस, अब आप यहाँ पे देखो कि अगर A, which is the defendant party, wrongdoer party in this case, अगर A अपना part of obligation perform करता, यानी कि B को on due date of performance कार देता, तो B के 2 लाख रुपीस लगते. तो इन टोटल B को कितनी अमाउंट देनी पड़ती? 2 लाख रुपीस. बट सिंस A हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, ही हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. A ने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था एंड ही हैज मेड अ ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. सो एज अ रिजल्ट B को क्या इंजरी हुई? B को किस तरीके का डैमेज हुआ कि उसको 50,000 रुपीज ज्यादा देने पड़े. बिकॉज जिस पार्टी के साथ उसने इंस्टेंटली डीलिंग करी उसने क्या लिया? 2,50,000 रुपीज. नाउ हैड दिस पर्सन A, डिफेंडेंट इन दिस केस, परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो B के 2 लाख रुपीज लगते, बट अब 2,50,000 रुपीज लगे, तो यहाँ पे B का ऑल इन ऑल 50,000 रुपीज का लॉस हुआ. सो B को हमेशा क्या होता है, व्हेन वन पार्टी विच इज द रॉन्ग डूअर पार्टी, डिफेंडेंट पार्टी हमेशा हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच किस तरीके से होगा? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन. जब इसने अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो सामने वाली पार्टी को, प्लेंटिव पार्टी को, अग्रीव्ड पार्टी को डेफिनेटली कोई ना कोई लॉस या इंजरी सफर होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लॉस, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंजरी, ये जो प्लेंटिव पार्टी है वो जरूर कोर्ट में जाती है टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. अब यहाँ पे जब B कोर्ट में जाएगा तो B कहेगा कि सिंस A हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, ही हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे कॉम्पेंसेशन दी जाए. सो व्हाट डू यू थिंक गाइज? B को कितनी कॉम्पेंसेशन मिलेगी? 50,000 रुपीज की, क्योंकि जितना लॉस B को हुआ उतना कोर्ट उसको वापस दिलाएगा. अब यहाँ से गाइज आप क्या समझ पा रहे हो? अब यहाँ से 2-3 पॉइंट्स हमारे पास निकल के आते हैं. वो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये हैं. सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट तो ये रहता है कि जो डैमेजेस होते हैं दे आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर. कॉम्पेंसेटरी इन नेचर का मतलब होता है कि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि एक इंसान को, कोर्ट विल ऑलवेज ट्राई ऑन इट्स पार्ट कि हम एक इंसान को क्या करें? कॉम्पेंसेट कर दें. यानी कि हैड दिस पर्सन A परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो अगर वो अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता तो जिस पोजीशन में ये इंसान होता उसको उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देंगे. अब व्हाट डू यू थिंक? अगर A अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा करता तो B के सिर्फ 2 लाख रुपीज लगते. अब कितने लगे? 2,50,000 रुपीज. तो जो उसको लॉस हुआ उतना लॉस कॉम्पेंसेट कर देगा कोर्ट, B को उतना पैसा दे देगा, A से दिला देगा. क्योंकि प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर. कॉम्पेंसेटरी मतलब होता है टू कॉम्पेंसेट द अदर पर्सन फॉर एनी लॉस, फॉर एनी डैमेज विच इज सस्टेन्ड बाय दिस पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच बाय द अदर पर्सन. सो इसको कितना लॉस हुआ? 50,000 का. तो कोर्ट इसको 50,000 रुपीज दिलाएगा
और बी को उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा इन विच ही वुड हैव बीन हैड दिस पर्सन ए परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। अगर ए अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा करता तो उसके 2 लाख रुपीज लगते हैं, अब उसके 2,50,000 लगे तो ए उसको क्या करेगा 50,000 रुपीज देगा। सिंस ही हैज मेड अ ब्रीच ही इज अ पार्टी एट फॉल्ट, और अभी भी बी उसी पोजीशन में है क्योंकि इन रियलिटी बी के 2 लाख रुपीज ही लगे, 50,000 उसको वापस आ चुके हैं। सो गाइज आपको समझ आए कि डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पेंसेटरी? डैमेजेस आर नॉट प्यूनिटिव इन नेचर। प्यूनिटिव का मतलब होता है गाइज कि डैमेजेस हमेशा क्या होंगे, हम सिविल लॉ में रीड करते हैं डैमेजेस कभी भी बाय वे ऑफ पनिशमेंट नहीं होंगे। हमेशा जो पनिशमेंट होती है गाइज वो एक क्राइम के लिए, किसी ऑफेंस के लिए दी जाती है, बट हम सिविल लॉ रीड कर रहे हैं तो सिविल लॉ में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो डैमेजेस होते हैं वो हमेशा कॉम्पेंसेटरी होंगे, वो कोई बाय वे ऑफ पनिशमेंट नहीं होता। यूजुअली कोर्ट कोशिश करता है कि मॉनेटरी वैल्यू में एक इंसान को वापस से उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाए, हैड दिस पर्सन परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो जिस पोजीशन में वो होते उसी पोजीशन में कोर्ट लाके खड़ा कर देता है। सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो किसी भी पार्टी का नुकसान होने नहीं दिया जाता। जो इंसान अपने पार्ट पे बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्लेंटिफ इन दिस केस बी पर्सन, उसका नुकसान होने नहीं दिया जाएगा और उसको उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाएगा, हैड दिस पर्सन परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो जिस पोजीशन में वो होते उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। सो डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर, दे आर नॉट प्यूनिटिव। कभी आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज फॉर एन ऑफेंस, और हम सिविल लॉ रीड करें तो वहाँ पे डैमेजेस दिए जाते हैं, कॉम्पेंसेशन दी जाती है। एंड गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो डैमेजेस होते हैं दे आर नॉट रेस्टिट्यूटरी इन नेचर। रेस्टिट्यूटरी का मतलब होता है गाइज, अगर आपको रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट याद हो, जो बहुत बार हम नंबरलेस टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन बैक ऑफ इल गॉटन गेन्स। स्टेटस क्यो मेंटेन करना वो रेस्टिट्यूशन होता है। यानी कि अगर बी का कोई भी अमाउंट ऑफ मनी ऐसी है जो ए के पास चली गई एंड ए हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर आफ्टर, तो बी जो कोर्ट है वो ए को कहेगा कि जो भी पैसा बी ने आपको दिया था आप उसको वापस लौटाओ। रेस्टिट्यूशन में गाइस क्या होता है, प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन आती है। इसी इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ एंड इट इज फॉर द वंस जिनको नहीं पता कि रेस्टिट्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और बी ने क्या किया, कहा ए को कि आई विल बी यू विल बी डिलीवरिंग दिस कार टू मी एंड आई विल बी पेइंग यू 2 लाख रुपीज फॉर दैट। बट ए बोलता है कि आई विल डेफिनेटली बी डिलीवरिंग माई कार टू यू ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड मुझे आप 10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट कर दो। तो क्या किया, बी ने ए को 10,000 रुपीज़ दे दिए एज अ सिक्योरिटी कि डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग अप योर कार ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन ए देयर आफ्टर मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट और ए ने अपनी कार देने से मना कर दिया। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट किस तरीके से करेगा, रेस्टिट्यूशन करवाएगा। बी विल डेफिनेटली गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और वो बोलेगा कि मुझे मेरे 10,000 रुपीज़ वापस दिला दिए जाएं जो मैंने ए को दिए थे। इट मीन्स रेस्टिट्यूशन क्या होती है, प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन होती है। अगर बी कहेगा कि मैं मान लूंगा कि हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो जिस पोजीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे गाइस, प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, स्टेटस क्यों मेंटेन कर दिया जाए, एज इट इज पार्टीज वहीं पे रहेंगी। ए अपनी कार नहीं देगा, मैं अपना 10,000 रुपीज़ जब वापस ले लूंगा तो मेरा पैसा मेरे पास, ए की कार ए के पास। इट मीन्स रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन बैक ऑफ इल गॉटन गेन्स, स्टेटस क्यों मेंटेन करना, प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। बट डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी गाइस, दे आर नॉट रेस्टिट्यूटरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्टिट्यूशन होती है प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। डैमेजेस में क्या होता है कि हैड द अदर पर्सन, जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हैड दिस पर्सन परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो जिस पोजीशन में हम होते हैं हमें उस पोजीशन में लाके खड़ा किया जाए। इट मीन्स पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। सो आई होप आपको इस एक इलस्ट्रेशन के साथ रेस्टिट्यूटरी का मीनिंग, कॉम्पेंसेटरी का मीनिंग समझ आ चुका होगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ यही है गाइस कि जो डैमेजेस है उसका मतलब होता है कॉम्पेंसेशन। डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर, दे आर नॉट रेस्टिट्यूटरी इन नेचर बिकॉज रेस्टिट्यूशन इज जस्ट द अपोजिट। रेस्टिट्यूशन में प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे लाके खड़ा किया जाता है, स्टेटस क्यों मेंटेन किया जाता है, और डैमेजेस में क्या किया जाता है, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे लाके खड़ा किया जाता है, और जिस भी पार्टी को, प्लेंटिफ पार्टी को जितना लॉस या डैमेज होता है उस हिसाब से उसको कॉम्पेंसेशन कोर्ट दिलाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैमेजेस आर नॉट प्यूनिटिव इन नेचर। कभी भी आपको बाय वे ऑफ पनिशमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफेंस गाइज, इट इज अ सिविल लॉ। मोरओवर गाइज, डैमेजेस को असर्टेन करने के लिए कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है अंडर लॉ। देर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू असर्टेन कि डैमेजेस किस तरीके से होंगे। इट मेयरली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस कि कितना डैमेज किसी पार्टी को मिलेगा। इस पॉइंट को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इन क्वाइट अ फ्यू मिनट्स। इस पॉइंट को जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि देर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू असर्टेन डैमेजेस।
किस केस में कितनी डैमेजेस मिलेंगी, कितनी कॉम्पेंसेशन मिलेगी टू द एग्रीव्ड पार्टी अपॉन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट ही और शी हैज sustained as a result of non-performance on the part of the other party. It means the defendant party. वो court decide करेगा but looking into the facts and circumstances of each case. तो कभी भी amount of compensation या damages वो court देखेगा, वो court की discretion है, कोई भी mathematical formula नहीं होगा to a certain damages. So I hope guys आपको introduction समझ आ चुकी है कि damages क्या होते हैं और कुछ important points. Now guys beginning with the very important concept section 73. Section 73 को guys हम 4 parts में study करते हैं. फर्स्ट हमारे पास पार्ट रहता है सेक्शन 73 पैराग्राफ 1, सेक्शन 73 पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड देयर इज एन एक्सप्लेनेशन व्हिच हैज बीन अटैच्ड टू सेक्शन 73. तो हम 4 पार्ट्स में सेक्शन 73 को कवर करेंगे. गाइस बिगिनिंग विद सेक्शन 73, सेक्शन 73 क्लियरली बोलता है कि कॉम्पेंसेशन is to be granted to the plaintiff for any loss or for any damage that he has sustained as a result of breach of contract by the defendant party. अब गाइज यहाँ पे आप देखो कि जो सेक्शन 73 है वो कहता है कि एक इंसान जो प्लेंटिफ है ही इज लॉफुली एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. बट जो कॉम्पेंसेशन होती है ना गाइज, डैमेजेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस. जनरल डैमेजेस एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स गाइज वो जनरल डैमेजेस होते हैं जो नॉमिनल डैमेजेस जनरली कोर्ट दिलाता है. अगर कोई भी आपका ऐसा बेसिकली डैमेज है विच इज़ नेचुरली अराइजिंग. गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सामने वाली पार्टी को एक ऐसा लॉस हुआ, एक ऐसा डैमेज हुआ विच इज़ अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो डैमेज इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज़ नेचुरली अ रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ योर ब्रीच, एज अ रिजल्ट ऑफ योर नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ योर ड्यूटी. तो अगर वो नेचुरली अ रीजन है, इट मीन्स वो रीजनेबली एंटिसिपेटरी था, फोर्सिनेबल था कि अगर मैं ब्रीच करूंगा तो इसको इतना लॉस होगा. तो वहां पे क्या होगा, कोर्ट आपको जनरल डैमेजेस दिलाएगा. एज इन द इलस्ट्रेशन गाइस जो मैंने डिस्कस करी, ए को पता था कि अगर मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो बी को डेफिनेटली कोई ना कोई इंजरी या लॉस होगी. इट वॉज समथिंग विच वॉज रीजनेबली एंटिसिपेटरी. 50,000 हो, 60,000 हो, 20,000 हो, कितनी भी अमाउंट ऑफ डैमेजेस हो, लेकिन इट वॉज रीजनेबली एंटिसिपेटरी, रीजनेबली फोर्सनेबल कि अगर ए अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बी को डेफिनेटली कोई ना कोई लॉस या इंजरी सफर करनी होगी सिंस ही हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी ऐसा डैमेज है विच इज़ अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इट हैज़ नेचुरली अ रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज समथिंग विच इज रीजनेबली एंटिसिपेटरी बाय द डिफेंडेंट पार्टी, तो कोर्ट दूसरे इंसान को, प्लेंटिफ को जो क्लेम करना चाहता है कॉम्पेंसेशन, उसको जनरल डैमेजेस दिलाएगा. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जनरल डैमेजेस मतलब जो एक जनरल लॉस के लिए आपको मिलेंगे, यानी कि इट वॉज जनरली एंटिसिपेटरी, रीजनेबली एंटिसिपेटरी, पता था कि इतना नुकसान आपको होने वाला है, तो वहां पे आपको जो डिफेंडेंट पार्टी है वो डेफिनेटली जनरल डैमेजेस या नॉमिनल डैमेजेस देगी टू दी प्लेंटिफ पार्टी. इलस्ट्रेशंस गाइस मैं 2 बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले हम सेक्शन 73 पैराग्राफ 1 एंड 2 को कवर कर लेते हैं. और दूसरा गाइस, जो चीज़ नेचुरली अ रीजन होगी वो क्या होगी, बहुत ही प्रॉक्सिमेट कॉज होगी. गाइस प्रॉक्सिमेट और रिमोट 2 चीज़ें होती हैं. प्रॉक्सिमेट मतलब जो बहुत चीज़ नज़दीक होती है, समथिंग विच इज़ वेरी नियर, वेरी मच रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट. एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. इट मीन्स कहीं से भी हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई चीज़ मैं आपको कहूँ कि इट इज़ अ रिमोटनेस ऑफ डैमेज, तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब होगा कि जो आपको डैमेज हुआ इट इज़ नथिंग which is proximate, it is a consequence of consequence. Remoteness का मतलब होता है कि this damage is not a direct result of breach. उस इंसान ने ब्रीच किया तो आपको डायरेक्टली हार्म हुआ, वो क्या होता है, प्रॉक्सिमेट रिजल्ट होता है, प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस होता है, जिसको हम नेचुरली रीजन भी मान सकते हैं, रीजनेबली एंटिसिपेटरी. बट रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब होता है जो चीज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस होती है, कॉन्सिक्वेंस नहीं होती लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज. गाइस मैं आपको इलस्ट्रेशंस भी समझाती हूँ, वहाँ से आपको ये पॉइंट्स समझ आएंगे. सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन, हमारे पास फर्स्ट इलस्ट्रेशन रहती है कि सपोज देयर इज अ पर्सन ए हैज़ टॉक्ड टू बी अ कॉमन कैरियर ऑफ गुड्स. बी कौन है, एक ट्रांसपोर्टर है, कॉमन कैरियर ऑफ गुड्स है. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी सो एंड सो गुड्स हैं, उसको आप चंडीगढ़ से दिल्ली तक डिलीवर कर दो. नो ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ दिस कॉमन कैरियर बी, ट्रांसपोर्टर की नेग्लिजेंस के कारण ए की जो गुड्स होती हैं दे हैव लॉस्ट इन ट्रांजिट. गाइज दे हैव लॉस्ट इन ट्रांजिट, ए की गुड्स गुम जाती हैं. अब गाइज वो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है,
क्या ए बी से वो वैल्यू ऑफ गुड्स क्लेम कर सकता है? डेफिनेटली क्लेम कर सकता है, क्योंकि आप गाइस देखो कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के गुड्स को कैरी करता है, आपको पता है इट इज समथिंग विच इज रीजनेबली एंटिसिपेटरी कि अगर ये गुड्स गुम जाती हैं तो इतना नुकसान तो साफ साफ दिखता है कि सामने वाली पार्टी का होगा. इट मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट by B, which is a transporter or a common carrier in this case, as a result of breach, चाहे वो negligence के कारण हुआ, but he has made a breach, क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया. गुड्स को दिल्ली तक पहुंचाना था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ. एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ दिस पर्सन B, what happened is A has sustained a loss or damage. Now since this person has sustained a loss or damage as a result of breach on defendant's part, so according to section 73 of the Indian Contract Act, this person A is entitled, lawfully entitled to claim compensation from B. अब वो compensation कितनी claim करेगा, क्वेश्चन ये आता है, क्या उसको जनरल डैमेजेस मिलेंगे या स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे? तो कोर्ट कहता है कि जनरल डैमेजेस तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे. क्यों? क्योंकि जनरल डैमेजेस तब मिलते हैं जब एक इंसान का लॉस या डैमेज होता है विच इज़ अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. अब आपको पता है कि अगर उस इंसान की गुड्स गुम जाती हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ गुड्स है, जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स है, उतना तो साफ साफ नुकसान देखने में पता लगता है कि सामने वाली पार्टी का हो चुका है. तो इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स होगा, 2 लाख की भी गुड्स हो सकती है, 3 लाख की भी गुड्स हो सकती है, जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स होगा इट विल बी डीम्ड एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ब्रीच. अगर वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, इट मीन्स गाइज वो प्रॉक्सिमेट है. प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लोज, वेरी मच रिलेटेड. अब आपको पता है कि अगर ये चीज नेचुरल रिजल्ट है ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स बहुत ही ज्यादा प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है. तो अगर वो प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस होगा, और इन अदर वर्ड्स अगर वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज समथिंग विच इज रीजनेबली एंटिसिपेटरी, तो वहां पे क्या मिलेंगे, जनरल डैमेजेस ग्रांट होंगे. इसीलिए मैंने आपके लिए ड्रॉ किया कि डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन 2 केसेस में मिलती है. एक तो अगर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इट हैज अराइज नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट. नेचुरली का मतलब क्या है, रीजनेबली एंटिसिपेटरी और रीजनेबली फोर्सनेबल, तो आपको जनरल डैमेजेस मिलेंगे. और इन अदर वर्ड्स वो प्रॉक्सिमेट कॉज है. प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब है वेरी मच रिलेटेड एंड नॉट टू फार ऑफ. जो चीज़ बहुत दूर नहीं होती, बहुत रिलेटेड होती है, बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड. तो उन प्रॉक्सिमेट डैमेजेस में आपको क्या मिलती है, जनरल डैमेजेस मिलते हैं. तो इस इलस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली वैल्यू ऑफ गुड्स इज डीम्ड एज समथिंग विच इज अ प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स दैट डैमेज is a direct result of breach of contract. आपने breach of contract किया और उस breach का direct result क्या निकला कि goods की value जो है वो आपको देनी होगी. But guys यहाँ पे अगर A B को ये बोलता है और कोर्ट के सामने जाके ये बोलता है कि मैंने ये goods जो है वो आगे C को देनी थी, who is living in Delhi. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन A ने सिर्फ B को इतना बताया था कि मेरी गुड्स जो है वो यहाँ से आपको कहाँ पहुँचानी है, दिल्ली तक पहुँचानी है. बट A ने B को इस बात का इन्फॉर्म नहीं किया कि मुझे ये गुड्स आगे दिल्ली में C को देनी है. यानी कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है विद सम अदर पर्सन C देयर इन दिल्ली. फिर अब यहाँ पे अगर A कोर्ट में जाके बोलता है कि मुझे B से लॉस ऑफ प्रॉफिट भी दिलाया जाए, मेरी वैल्यू ऑफ गुड्स तो मुझे मिलेंगी क्योंकि वो एक नॉमिनल डैमेज है, वो एक जनरल डैमेज है, इट इज अ प्रॉक्सिमेट कॉज, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, वो तो कोर्ट डेफिनेटली दिलाएगा जनरल डैमेजेस. बट इफ आई टॉक अबाउट स्पेशल डैमेजेस, क्या यहाँ पे ए स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता है? सो गाइज इसका आंसर है नो. तो क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशल डैमेजेस हम कब क्लेम कर सकते हैं? तो गाइज इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2 में. सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2 क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंस रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, रिमोट का मतलब है समथिंग विच इज नॉट डायरेक्ट, समथिंग विच इज इनडायरेक्ट एंड एक्सट्रीमली फार ऑफ. तो सेक्शन 73 पैराग्राफ 2 क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी रिमोट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए कॉम्पेंसेशन ग्रांट नहीं की जाएगी. बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कॉम्पेंसेशन ग्रांट की जा सकती है. तो गाइज उसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे अगर ए ने बी को ऑलरेडी ये बात इन्फॉर्म कर दी होती कि मेरा एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है विद सम पार्टी देयर एट दिल्ली, तो वहाँ पे अगर बी पर्सन आफ्टर नोइंग दिस फैक्ट अगर वो ब्रीच करता, तो बी को अपार्ट फ्रॉम गिविंग जनरल डैमेजेस एज वैल्यू ऑफ गुड्स वो देगा बी ए को एज जनरल डैमेजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट बी को लॉस ऑफ प्रॉफिट भी देना होता ए को,
क्योंकि गाइस सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2 क्लियरली बोलता है कि अगर कोई रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कॉम्पेंसेशन नहीं दी जाएगी। बट इफ द पार्टी इज न्यू एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसा कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस है बट वो बहुत ही रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, उसके लिए डैमेजेस आप ले सकते हो। सो गाइज अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सेक्शन 73 अगर आप देखोगे बैरक में पैराग्राफ 2 बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, अगर कोई भी इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिमोट का मतलब है एक्सट्रीमली फार ऑफ। अब आप इस इलस्ट्रेशन से समझ पा रहे हो कि वैल्यू ऑफ गुड्स को लेना इज समथिंग विच इज जनरल डैमेजेस, वो नेचुरली अ रीजन है और एक प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है। पता था कि अगर गुड्स गुम जाएंगी तो और ना सही कम से कम इसकी वैल्यू तो मुझे देनी होगी। बट बी को जब पता ही नहीं कि ए का पर्पस क्या है ऑफ डिलीवरिंग दोज गुड्स एट दिल्ली, तो ए ने बी को नहीं इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, यानी कि ए का जो स्पेशल सर्कमस्टेंस था उसकी नॉलेज बी को नहीं थी। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे उसको हम मान लेंगे, यहाँ पे यू नो दिस लॉस ऑफ प्रॉफिट इट इज़ अ रिमोट कॉज, ये रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। और अगर ये रिमोट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2 यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि गाइस अंडरस्टूड है, अगर आप ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज के यानी कि इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज के भी डैमेजेस मांगने लग गए तो कोर्ट किस हद तक आपको डैमेजेस दिलाएगा। तो कोर्ट कहता है कि अगर प्रॉक्सिमेट कॉज है तभी हम जनरल डैमेजेस देंगे, बट अगर वो इनडायरेक्ट या रिमोट कॉज है तो सिर्फ एक सिचुएशन में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, अगर अपना स्पेशल सर्कमस्टेंस आपने सामने वाली पार्टी को बताया था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे अगर ए बी को ऑलरेडी बता देता कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइन विद सी सो एंड सो पर्सन एट दिल्ली एंड इट इज़ क्वाइट प्रॉफिटेबल, इसीलिए इन गुड्स को आपको बहुत क्लियरली और बहुत प्रॉपर्ली वहाँ तक डिलीवर करना है बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर डिस्पाइट नोइंग दैट फैक्ट अगर बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपार्ट फ्रॉम क्लेमिंग जनरल डैमेजेस तो डेफिनेटली आप क्लेम करोगे, यू कैन ऑल्सो क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्यों, अब यहाँ से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 1 और 2 अगर आप क्लबिंग करो तो वो क्लियरली इतना ही बोलता है कि एक इंसान कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर एनी लॉस और डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच। बट डैमेजेस किस तरीके से करोगे और कब कब करोगे, वो कब कर सकते हो, जनरल डैमेजेस कब क्लेम कर सकते हो, जब कोई भी जनरल या नॉमिनल डैमेजेस एक इंसान प्लेंटिव पार्टी तब क्लेम कर सकती है जब उसको प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस दिखा, यानी कि जो आपको डैमेज हुआ या आपको लॉस हुआ इट इज द प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉक्सिमेट का मतलब है कि इट हैड नेचुरली अ रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच और रीजनेबली एंटिसिपेटरी था, फोर्सनेबल था कि ये तो लॉस सामने वाली पार्टी को डेफिनेटली होगा, इसलिए आपको डिफेंडेंट को डेफिनेटली प्लेंटिफ को मनी देनी है बाय वे ऑफ जनरल डैमेजेस जितना भी बनेगा, इलस्ट्रेशन में वैल्यू ऑफ गुड्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी लिखते हैं कि अगर कोई रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके लिए defendant will be liable to pay compensation to the other person by way of special damages if those special circumstances, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस था तभी इसको नाम स्पेशल डैमेजेस दिया गया। तो अगर वो स्पेशल सर्कमस्टेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने अपने स्पेशल सर्कमस्टेंस के बारे में बी को बताया था, सामने वाले को डिफेंडेंट को बताया था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंस के लिए उस रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए भी आप सामने वाले से क्लेम कर सकते हो। तो वो रिमोट कॉज क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। हैड ए इन्फॉर्म्ड बी अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एज कॉन्ट्रैक्ट विद सी देयर इन दिल्ली, तो ए कुड हैव क्लेम्ड, ए कर सकता था क्लेम, और ये सेक्शन 73 क्लियरली बोलता है। गाइस एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू पीपल, ए इज अ बिल्डर, ए कौन है, एक मेसन है, वो घर बनाता है, ही इज अ बिल्डर। बी ने कहा ए को दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट माई बिल्डिंग, आपको मेरा घर बनाना है, एंड आई हैव टू लेट दैट हाउस टू सी ऑन 1 जनवरी। इट मीन्स सपोज दिसंबर का महीना चलता है, बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक इंसान ने बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ कि यू हैव टू प्रिपेयर दिस हाउस विद इन अ मंथ, आपको 1 महीने में इसको पूरा करना है, एंड ऑन 1 जनवरी मुझे ये घर सी को देना है ऑन अ रेंट। अब गाइज आप यहाँ पे देखो ए ने क्या किया, ए ने अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, दिस पर्सन बिल्डर ही हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसने घर अच्छे से नहीं बनाया, बीच में छोड़ दिया, और जितना बनाया वो भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अब गाइज आप यहाँ पे देखो ए ने क्योंकि अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं किया, अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, तो ये अंडरस्टूड है कि जो पर्सन बी है वो डेफिनेटली डैमेजेस क्लेम करेगा, वो कॉम्पेंसेशन चाहेगा फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी लॉस और डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड। बट क्वेश्चन गाइज
गाइस हमेशा ये आता है कि कितना डैमेज आप सस्टेन करोगे, कितना डैमेज आपको कोर्ट दिलाएगा। तो कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि जनरल डैमेजेस क्या होंगे। जनरल डैमेजेस क्या होंगे वो डिपेंड करेगा कि प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस क्या था, आपको कितना डैमेज हुआ, कितना आपका प्रॉक्सिमेट यानी कि कितना डैमेज आपको डायरेक्टली हुआ फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ए हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टली बी को जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ कि एक तो उसने ए को पैसा दिया और पैसा देने के बाद भी ए ने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, एक तो वो उसको डैमेज हुआ। बिकॉज ए को जब बी ने पैसा दिया था तो उसका कंसिडरेशन क्या था, समथिंग इन रिटर्न क्या था कि तुम मेरे लिए घर बनाओगे, बट ए ने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं पूरा किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी को पहले तो अब क्या किया, बी ने किसी और इंसान को हायर किया और उससे घर बनवाया क्योंकि उसको फाइनली सी को घर देना था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बी ने पैसा दिया सामने वाले को, सपोज उसने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा, पर ए हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। अब सामने वाले मेसन को जब वो इंस्टेंटली बुलाएगा तो वो 50,000 में नहीं आएगा, वो 60 to 70,000 लेगा। सपोज बी ने न्यू मेसन को 70,000 रुपीज़ दिए, तो जनरल डैमेजेस क्या है 20,000 रुपीज़, कि इतना लॉस तो डेफिनेटली होना ही होना था बी को, 20,000 रुपीज़ तो बी को डेफिनेटली दिए जाएंगे। इट मीन्स बी को उस पोजीशन पे लाके कोर्ट खड़ा कर देगा इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन had this person A, this builder performed his part of obligation. I hope you're understanding. तो यहाँ पे B को क्या उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाएगा और डैमेजेस के पर्पस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोर्ट बोलेगा कि आपको हमने जनरल डैमेजेस दे दिए हैं। जनरल डैमेजेस मतलब जो प्रॉक्सिमेट डैमेज होता है, जो नेचुरली अ रीजन होता है, रीजनेबली एंटिसिपेटरी होता है। अब ये चीज़ एंटिसिपेटरी थी कि अगर ए अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको किसी और इंसान को डेफिनेटली हायर करना होगा और वो आपको महंगे पे मिलेगा, और जो भी आपका डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो 70,000 और 50,000 में 20,000 का डिफरेंस होते तो वो ए जो है वो बी को देगा बाय वे ऑफ जनरल डैमेजेस। बट गाइस अब क्वेश्चन अगेन यहाँ पे ये आता है कि क्या बी ए से उन डैमेजेस को क्लेम कर सकता है जो उसको सी से लॉस हुआ एज रेंट। अगर वो 1 जनवरी को सी को घर दे देता तो सी उसको रेंट देता हर महीने, बट अब उसको डिले हो चुका है क्योंकि उसका घर ही नहीं बना, हाउ कैन ही लेट दैट। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि इट इज़ अ रिमोट और अ प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो था उसका हम आपको जनरल डैमेजेस दे चुके हैं। तो अगर ये प्रॉक्सिमेट या रिमोट कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2 तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। बट सिंस इट वाज अ स्पेशल सर्कमस्टेंस विच वाज कम्युनिकेटेड बाय बी टू ए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब आपका रिमोट कॉन्सिक्वेंस या प्रॉक्सिमेट या रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस सेक्शन 73 पैराग्राफ 2 से निकल के सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 1 में आ जाता है और वहाँ पे यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने इस इलस्ट्रेशन के बिगिनिंग में आपको बता दिया था कि बी हैज़ कम्युनिकेटेड दिस थिंग टू ए, उसने पहले ही बता दिया था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन ए कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है विथ सो एंड सो पर्सन सी और 1 जनवरी को मुझे उसको घर रेंट पे देना है और उस 1 तारीख से मेरे पास रेंट आना शुरू हो जाएगा। सो बी ने अपने स्पेशल सर्कमस्टेंस को कम्युनिकेट किया था। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 1, वो सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 2 की एक्सेप्शन है। यानी कि एज अ जनरल रूल रिमोट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए कोई डैमेजेस नहीं एक इंसान ले सकता क्योंकि इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हर एक कॉन्सिक्वेंस के लिए आप अपने डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको जनरल डैमेजेस दिए जाएंगे। बट इफ़ यू हैव कम्युनिकेटेड दैट स्पेशल सर्कमस्टेंस ऑफ योर्स टू द अदर पर्सन at the time of entering into a contract, it means if parties knew at the time of entering into a contract, अगर उनको पता है कि it is something which is likely to result, अब अगर A को पता था इस इलस्ट्रेशन में कि अगर मैंने बी को टाइमली घर नहीं बना के दिया तो बी को लॉस, जनरल डैमेजेस तो होंगे ही होंगे लेकिन उसको सी की तरफ से भी लॉस होगा। तो क्योंकि ए न्यू, उसको पता था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि अपार्ट फ्रॉम जनरल डैमेजेस उसको कुछ स्पेशल डैमेजेस भी होने वाले हैं, क्योंकि ए की नॉलेज में ये चीज़ थी तो ए हियर इज ऑब्लिग्ड कि उसको स्पेशल डैमेजेस भी बी को देने होंगे। आई होप गाइस आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आ रही है। अच्छा, स्पेशल डैमेजेस में क्या क्या आएगा? जो रेंट बी को सी से मिलना था 1 महीने का, वो ए अब बी को देगा और सी भी डेफिनेटली बी से कुछ ना कुछ क्लेम करेगा कि बी हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए ने बी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो बी ने भी तो सी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। सपोज सी वॉज समबडी हु वॉज होमलेस, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रेंटेड हाउस की, बट बी हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन क्योंकि उसका आगे किसी ने पार्ट काम नहीं किया।
तो वहाँ पे भी बी से तो डेफिनेटली सी कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि अपार्ट फ्रॉम दोज 20,000 रुपीज़, अपार्ट फ्रॉम जनरल डैमेजेस, ए को बी को स्पेशल डैमेजेस भी देने होंगे। स्पेशल डैमेजेस में वो रेंट आएगा जो सी की तरफ से बी को आना था वो अब ए पे करेगा, और जो सी ने कॉम्पेंसेशन क्लेम करी फ्रॉम बी एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीज पार्ट, वो भी जो है वो बी ए से क्लेम करेगा। सो आई होप गाइस आपको इलस्ट्रेशंस के साथ समझ आया कि प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, रिमोट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, सेक्शन 73 पैराग्राफ 2 क्या कहता है, एंड हाउ सेक्शन 71 पैराग्राफ 1 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 73 पैराग्राफ 2। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ गाइज वी विल बी मूविंग ऑन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, उसका नाम आता है हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल। हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल बहुत इंपॉर्टेंट केस है गाइज, इट वॉज एन इंग्लिश केस। ये एक ऐसा केस लॉ है बेसिकली जिसका जो वर्डिक्ट है वो इंडिया में भी फॉलो हुआ, और इंडियन लॉ जो है ना विच इज़ बेस्ड ऑन डैमेजेस, वो उसी लॉ पे बेस्ड है, उसी केस लॉ पे बेस्ड है। हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल एक इंग्लिश केस लॉ है गाइस। इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे थे, दो ये पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको बहुत ईजी लगेगा। हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल में क्या हुआ गाइस कि एक प्लेंटिफ थी, प्लेंटिफ की एक फर्म थी ऑफ मिल्स चलाते थे, फैक्ट्रीज चलाते थे ना। वन डे व्हाट हैपेंड इज गाइस कि उनकी जो मिल थी उसमें एक क्रैंक शाफ्ट थी, देयर वाज अ क्रैंक शाफ्ट इन देयर मिल, और वो जो शाफ्ट है उनकी वो एकदम से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। देयर वाज अ ब्रेकेज इन दैट क्रैंक शाफ्ट ऑफ द प्लेंटिफ मिल। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट उनकी जो फैक्ट्री है वो बंद हो गई, थोड़ी देर के लिए काम करना बंद हो गई, क्योंकि जब मशीनरी नहीं होगी, मशीनरी में ब्रेक डाउन हो चुका है, तो फैक्ट्री अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जो प्लेंटिफ्स हैं, फैक्ट्री के ऑनर्स हैं, उन्होंने डिफेंडेंट्स को बुलाया और उनको कहा कि आप एक कॉमन कैरियर हो, आप एक ट्रांसपोर्टर हो, और आप हमारी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करो टू द मैन्युफैक्चरर। जहाँ से हमारी गुड्स आई थी, जहाँ से क्रैंकशाफ्ट मशीनरी हमने परचेज करी थी, उन तक इस मशीनरी को पहुँचाओ, विच इज़ एट ग्रीनविच। वो मैन्युफैक्चरर्स हमारे ग्रीनविच में है, वहाँ पे आप कॉमन कैरियर हो, यहाँ पे आप कॉमन कैरियर हो, ट्रांसपोर्टर हो, तो हमारी मशीन को वहाँ पे ले जाओ और उनके पास दे दो। नाउ गाइस व्हाट हैपेंड इज कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट्स को इतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी फैक्ट्री वालों ने कि हमारी ये सो एंड सो क्रैंकशाफ्ट है, ये ब्रेक हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्रीनविच पहुंचाना है टू द मैन्युफैक्चरर्स सो दैट वो इसको ठीक करके वापस दे दे। दिस वाज द ओनली इन्फॉर्मेशन विच वाज गिवन टू द डिफेंडेंट। इट मीन्स अगर डिफेंडेंट को कुछ पता था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉमन कैरियर को अगर कुछ पता था तो वो सिर्फ इतना पता था कि हमें इस मशीनरी को मैन्युफैक्चरर्स के पास दे के आना है, क्योंकि इस फैक्ट्री की ये मशीन खराब हो चुकी है। अब गाइस व्हाट हैपेंड इज कि देयर वाज अ डिले, एक डिले हो गया बाय द कॉमन कैरियर्स इन ट्रांसपोर्टिंग दैट क्रैंकशाफ्ट टू द मैन्युफैक्चरर्स। थोड़ा डिले हो गया, डिले इन ट्रांजिट, थोड़ी देरी होगी। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जितने दिन डिले हुए उतने दिन उनकी फैक्ट्री बंद रही। अब यहाँ पे क्या किया, प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट्स को स्यू किया। प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट्स को कहा कि हमारा यहाँ पे इनकी डिले के कारण हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, हमारी फैक्ट्री इतने दिन बंद रही, इट वॉज मेयरली शट डाउन, बिल्कुल बंद रही हमारी फैक्ट्री, और हमें बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ से चाहते हैं एज अ फैक्ट्री ऑनर कि हमें डिफेंडेंट से लॉस ऑफ प्रॉफिट दिलाया जाए, जितना प्रॉफिट हम उतने दिन में कर सकते थे। सपोज 20 डेज का डिले हो गया, तो फैक्ट्री ऑनर्स बोलते कि 20 डेज में हम जितना एवरेज प्रॉफिट अर्न करते वो प्रॉफिट हमें डिफेंडेंट से दिलाया जाए एज कॉम्पनसेशन, ठीक है, बाय वे ऑफ स्पेशल डैमेजेस। तो गाइज अब आप, आई होप यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि आप यहाँ पे देख पाओ और समझ पाओ इलस्ट्रेशंस को समझने के बाद कि क्या यहाँ पे कोर्ट स्पेशल डैमेजेस दिलाएगा, नहीं दिलाएगा। तो गाइज इस बेसिकली हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल का जो वर्डिक्ट है ना, और जो इसके फैक्ट्स हैं, उसी फैक्ट पे हमारा पूरा इंडियन लॉ बेस्ड है ऑफ कॉम्पनसेशन। इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो बेस्ड है इसी केस लॉ पे जो इंग्लिश केस है हैडले वर्सेस बेक्सेंडेल। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने डिले इन ट्रांजिट क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिले इन ट्रांजिट आपको जनरल डैमेजेस, जो नॉमिनल डैमेजेस होंगे वो आपको दिलाए जाएंगे। डोंट वरी, आपको जनरल डैमेजेस मिलेंगे, नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे, क्योंकि वो चीज़ का है एक प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है। बट अगर आप कहो कि आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट्स भी डिफेंडेंट्स देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाती है, वो चीज़ बहुत ही रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो जाता है ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। अब डिफेंडेंट्स को तो ये लगा कि एक इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उनके पास सिर्फ एक क्रैंकशाफ्ट नहीं होगी। अगर एक क्रैंकशाफ्ट आउट ऑफ यूज़ हो चुकी है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, फैक्ट्री माइट बी हैविंग सम अदर क्रैंकशाफ्ट, कोई और ऑल्टरनेटिव जरूर होता है फैक्ट्रीज के पास, और डिफेंडेंट्स को ऐसा जेन्युइनली लगा कि इनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव होगा।
बट व्हाट हैपेंड इज उनकी तो फैक्ट्री ही बंद पड़ी थी उतने दिन जितने दिन इनकी गुड्स वापस नहीं आई, इनकी क्रैंकशाफ्ट जब तक वापस नहीं आई। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सिंस डिफेंडेंट्स दे वर नॉट नोन, उनको नहीं बताया गया था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है, क्योंकि आपने अपने स्पेशल सर्कमस्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया टू द डिफेंडेंट्स एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उनसे स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए आपका जो बेसिकली कंटेंशन है वो बहुत ही रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, डिले के कारण जो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला वो आपको मिलेगा बाय वे ऑफ जनरल डैमेजेस, बट आप यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस नहीं ले सकते। अगर आप इन फैक्ट्स को, स्पेशल सर्कमस्टांस को कम्युनिकेट करते कि हमारे पास एक ही क्रैंकशाफ्ट है, एज सून एज पॉसिबल इसको मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाए और वहाँ से वापस लेके आया जाए, हैड द डिफेंडेंट्स नोन ऑफ इट, अगर उन्हें पता होता इस फैक्ट का तो डेफिनेटली कोर्ट इनसे कॉम्पेंसेशन ग्रांट करवाता लॉस ऑफ प्रॉफिट्स का। गाइज आपके क्वेश्चन माइंड में ये होगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट्स को क्यों हम इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मानते हैं, क्योंकि गाइज देखा जाए तो जो मैंने आपको इलस्ट्रेशंस पहले दी हैं, यानी कि जो ए ने बी को कहा कि मैंने जो सी को गुड्स पहुंचानी है दिल्ली में, वो वाली इलस्ट्रेशन, या जो बिल्डिंग की इलस्ट्रेशन मैंने आपको दी थी रेंटेड हाउस की, वहाँ पे अगर आप देखो उन इलस्ट्रेशंस के साथ आप इजीली समझ सकते हो कि डिफरेंशिएशन क्या है बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आप खुद देखो, एक जगह इलस्ट्रेशन 1 में एक जगह वैल्यू ऑफ गुड्स है और दूसरी जगह लॉस ऑफ प्रॉफिट है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स डेफिनेटली वो समथिंग ऐसी चीज़ है जो आपको पता है कि पक्का पक्का इतना तो लॉस सामने वाली पार्टी को होगा, यानी कि वो क्या है, रीजनेबली एंटिसिपेटरी है। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट समथिंग विच इज रीजनेबली एंटिसिपेटरी। जब तक आपने सामने वाली पार्टी को बताया ही नहीं कि हमारा सो एंड सो कॉन्ट्रैक्ट है विद सम अदर पर्सन, तब तक वो कैसे रीजनेबली एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। अगर उन्हें पता होता, इस केस में हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल में डिफेंडेंट को अगर पता होता तब आप उनसे क्लेम कर सकते हो, बट हाउ कैन द रीजनेबली एंटिसिपेट कि आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। उन्हें तो यही लगा कि आपके पास एक स्पेयर मशीनरी होगी, अभी आप उस मशीनरी को यूज़ कर लोगे और बाद में जब वो मशीनरी आएगी तो यू कैन पुट दैट टू यूज़। तो इज इट आपको समझ आ रहा है कि क्यों हम लॉस ऑफ प्रॉफिट्स को इनडायरेक्ट या रिमोट कॉन्सिक्वेंस ही मानते हैं। आई होप गाइज आपको ये केस लॉ क्लियर हो चुका है। इसी केस लॉ पे बेस्ड हमारी प्रीवियस इलस्ट्रेशंस थी और हमने सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया। गाइज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 3, वो बहुत ईजी है। सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 3 बोलता है कि व्हाट इज द कॉम्पनसेशन, यानी कि कितना डैमेजेस आपको दिए जाएंगे फॉर फेलियर। फेलियर मतलब यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वन पर्सन हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो इलस्ट्रेशन के साथ समझाऊंगी मैं आपको। कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज बेसिकली ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ना गाइज अगर आपको पता हो, आपने मेरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की वीडियो देखी हो, तो आई होप आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको मैंने इलस्ट्रेशन दी थी सेक्शन 72 में। सपोज इज अ पर्सन ए एंड बी, एक ट्रेडर है, ए ट्रेडर ने क्या किया, ही गोज टू द हाउस ऑफ बी, बी के वो घर जाता है, बट व्हाट हैपेंड इज कि बाय मिस्टेक ए की जो गुड्स है वो बी के घर पे रह जाती हैं। अब गाइस आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अब बी की ऑब्लिगेशन है कि बी को ईदर ही हैज टू रिटर्न दोज गुड्स टू ए, या तो बी को उन गुड्स को ए को रिटर्न करना है, और इफ ही हैज कंज्यूम्ड दोज गुड्स बाय मिस्टेक ही हैज टू कॉम्पेंसेट द अदर पर्सन फॉर दैट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 72 बोलता है कि अगर एक पर्सन ने बाय मिस्टेक आपके यहाँ कोई भी गुड्स ऐसी रखती है या आपको बाय मिस्टेक कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करी है, तो जिस इंसान को बाय मिस्टेक, जिस इंसान के पास गुड्स रखी गई या बाय मिस्टेक जिस इंसान को पैसा मिल चुका है, ही इज ऑब्लिग्ड अंडर लॉ कि उसको क्या करना है, उसको रेस्टिट्यूशन करना है, रीस्टोर करना है उन गुड्स को जो उसके पास बाय मिस्टेक आई। आपको मैंने इलस्ट्रेशन एक तो ये वाली दी थी, दूसरी मैंने इलस्ट्रेशन क्या दी थी कि ए एंड बी जॉइंटली ओ 100 रुपीज़ टू सी। ए और बी ने इकट्ठे मिलकर सी को 100 रुपीज़ देने हैं। ए ने क्या किया, अपनी तरफ से 100 रुपीज़ सी को दे दिए कि मैं बी से 50 रुपीज़ बाद में खुद ही ले लूँगा। वही सिमिलरली बी ने किया, बी ने सी को 100 रुपीज़ दे दिए और ये सोचा कि मैं ए से 50 रुपीज़ बाद में ले लूँगा। अब यहाँ पे गाइज आप देखो कि सी इज समबडी जिसको मनी हैज़ बिन डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। गलती से सी के पास 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा चुके हैं, चाहे वो ए की साइड से मान लो चाहे वो बी की साइड से मान लो, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा चुके हैं। मनी हैज़ बिन डिलीवर्ड टू दिस पर्सन सी बाय मिस्टेक। सिमिलरली गुड्स इन दिस केस हैज़ बिन डिलीवर्ड टू दिस पर्सन बी बाय मिस्टेक बाय ए। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दीज पीपल दे आर ऑब्लिग्ड टू रिटर्न दोज गुड्स और दैट मनी बैक, क्योंकि उनको
अनजस्ट एनरिचमेंट हुई है, तो वहाँ पे दे आर ऑब्लिग्ड, इनकी जो ऑब्लिगेशन इट इज रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहाँ पे सेक्शन 73 क्लियरली बोलता है कि अगर एक इंसान की ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन थी जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता, तो सामने वाला इंसान उससे कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। इट मीन्स इस इलस्ट्रेशन में अगर बी ए को वो गुड्स नहीं देगा, बी कहेगा मैंने तो उन गुड्स को अपना मान के कंज्यूम कर लिया, तो ए कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और ए बोल सकता है वहाँ पे कि मुझे कॉम्पेंसेशन दिलाई जाए। बी कैन नॉट टेक प्ली कि हमारे बीच में तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। गाइस सेक्शन 73 पैराग्राफ 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बी नहीं कह सकता कोर्ट ऑफ लॉ में कि हमारे बीच में तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो था ना। बी की कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस थी विच आर रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे इंडिया में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, अगर बी हैज मेड अ ब्रीच ऑफ हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ए कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। और कॉम्पेंसेशन कितनी होगी, जनरल डैमेजेस, जो उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स बी ने कंज्यूम कर ली उतनी बी उसको कॉम्पेंसेशन दे देगा। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में अगर सी मना करता है बी या ए को कि मैं आपको 100 रुपीज़ नहीं दूंगा, हमारे बीच में कौन सा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए एंड बी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और वो बोल सकते हैं कि हमारे बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो था ना, एंड अकॉर्डिंग टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड इन इंडिया, सी इज ऑब्लिग्ड टू रिटर्न दोज 100 रुपीज़। अगर वो नहीं रिटर्न करेगा तो ए एंड बी कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, और कॉम्पेंसेशन कितनी होगी, 100 रुपीज़। आई होप गाइस आप समझ पा रहे हो कि क्या लिखा है, कॉम्पेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन। अब यू हैव फेल्ड टू डिस्चार्ज योर ऑब्लिगेशन, गुड्स आपने रिटर्न नहीं करी, पैसा आपने रिटर्न नहीं किया 100 रुपीज़, सो आपके पार्ट पे अगर फेलियर है तो सामने वाला पर्सन कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 73 क्लियरली बोलता है, इज इट। सो नाउ गाइज वी आर ओनली लेफ्ट विद एक्सप्लेनेशन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब उस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। सो गाइज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 क्लियरली बोलता है ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। गाइज मिटिगेट का मतलब होता है टू डिक्रीज और टू रिड्यूस। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। गाइज हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये पॉइंट समझ आएगा। केस लॉ हमारे पास आता है ब्रेस वर्सेस कैल्डर 1895। गाइज इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ फर्म ऑफ 4 पार्टनर्स की एक फर्म थी। गाइज इसमें क्या हुआ कि टू ऑफ दोज पार्टनर्स दे रिटायर्ड फ्रॉम दैट फर्म, और जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स थे उन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया और वापस से एक नई फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। अब गाइस जो वहाँ पे मैनेजर था प्रीवियस फर्म में जहाँ पे 4 पार्टनर्स थे, वहाँ पे जो मैनेजर था उस इंसान को 5 इयर्स के लिए जॉब पे रखा गया था। 5 इयर्स और आई गेस 2 इयर्स के लिए उस इंसान को जॉब पे रखा गया था, बट क्योंकि फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया तो उसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी, उसकी जो जॉब थी एज अ मैनेजर ऑफ दैट फर्म, वो नियरली 5 मंथ्स में ख़त्म हो गई। अब गाइस जब उन्होंने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो उन्होंने उस मैनेजर को वापस से एक ऑफर दिया कि आप हमारी फर्म में आओ और एज अ मैनेजर फिर से अपना काम करना शुरू करो। एक बार के लिए तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था ऑफ 2 इयर्स ऑफ सर्विस, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो मैनेजर ने किया था फर्म के साथ, एक बार के लिए तो वो खत्म हो चुका था क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व हो चुकी थी। बट जब रिमेनिंग 2 पार्टनर्स ने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो उन्होंने वही सिमिलर ऑफर ऑन सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस, सिमिलर सैलरी, हर एक चीज़ बिल्कुल सेम थी, और उन्हीं लोगों ने मैनेजर को वापस से कहा कि प्लीज़ कम एंड सर्व एज अ मैनेजर हियर इन दिस फर्म। लेकिन गाइज वहाँ पे क्या हुआ, उस मैनेजर ने मना कर दिया। मैनेजर बोलता कि आई विल बी गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आई विल बी क्लेमिंग डैमेजेस। तो गाइज कोर्ट बोलता है कि सेक्शन 73 में जब कोई भी इंसान डैमेजेस क्लेम करता है तो सेक्शन 73 क्लियरली बोलता है कि कोर्ट जब भी डैमेजेस एक इंसान को देगा, उस इंसान को कोर्ट को बेसिकली वाइल ग्रांटिंग डैमेजेस हैज़ टू कंसीडर कि जिस इंसान को आप डैमेजेस देने लगे हो, क्या उस इंसान के पास क्या उस इंसान के पास मीन्स एग्जिस्ट करते थे ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस which is caused to that person as a result of breach of contract by the other. Means which existed of remedying the inconvenience का मतलब है गाइस कि क्या आपके पास कोई ऐसा जरिया था, क्या कोई ऐसा मीन्स था जिससे आप रेमेडी कर सकते थे, यानी कि मिटिगेट कर सकते थे एनी इनकन्वीनियंस जो आपको हुई। अब आपको इनकन्वीनियंस हुई कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो 5 मंथ्स में चली गई, बट मीन्स यानी कि एक जरिया आपके पास बाद में निकल के आ चुका है, इट हैड एग्जिस्टेड, वो मीन्स आपके पास था ऑफ रेमेडिंग, मीन्स ऑफ डिक्रीजिंग और मिटिगेटिंग द इनकन्वीनियंस विच इज कॉज्ड टू यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पर्सन। दूसरे इंसान ने नॉन परफॉर्मेंस करा, उन्होंने आपको 5 महीने में ही फायर कर दिया, वो चीज़ ठीक है,
यू विल बी एबल टू क्लेम डैमेजेस, बट आपको नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे। अगर आप कहो मेरे को स्पेशल डैमेजेस या बहुत ज़्यादा डैमेजेस मिलेंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन 73 की एक्सप्लेनेशन क्लियरली बोलती है कि अ पर्सन हैज़ अ ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। यहाँ पे ड्यूटी किसकी बनती है? प्लेंटिफ की। जो इंसान कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है उस इंसान की एक ड्यूटी है टू मिटिगेट और टू रिड्यूस, टू ट्राई एंड टू रिड्यूस एनी लॉस और एनी इनकन्वीनियंस विच इज suffered by him as a result of non-performance or as a result of breach of contract by the other person. I hope guys आपको contract of service में ये केस लॉ समझ आ चुका है। तो कोर्ट इस इंसान को डैमेजेस देगा, बट नॉमिनल डैमेजेस देगा, बहुत कम से कम डैमेजेस जो उसको देने होंगे। कोर्ट वहाँ पे इसकी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज दिस पर्सन हैड मीन्स ऑफ रेमेडिंग, मीन्स एग्जिस्ट करते थे, मीन्स एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस विच हैज़ कॉज्ड टू हिम, और उसने उन मीन्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उस इंसान की समझदारी नहीं थी इस केस में, यानी कि आपको वो ऑफर फिर से आए लेकिन आप उस ऑफर को डिनाई कर रहे हो और उसी चीज़ के लिए आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर रहे हो। सो वो चीज़ सही नहीं है। अब आपको एक और मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की एग्जाम्पल देती हूँ गाइज। सपोज एज अ पर्सन ए जो है वो बी के यहाँ काम करता है, ठीक है। ए ने बी के यहाँ, यानी कि ए कौन है? एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है बेसिकली, काम करता है एम्प्लॉयर के यहाँ, बी के यहाँ। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि आई विल बी सर्विंग यू फॉर 3 years, और इन 3 सालों में मैं किसी और के यहाँ काम नहीं करूँगा। आई विल नॉट एंगेज इन टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विद एनी अदर पर्सन, विद एनी अदर एम्प्लॉयर फॉर एटलीस्ट दीज 3 years, और मैं अपना कोई पर्सनल बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करूँगा। आई विल ओनली बी सर्विंग एज योर एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉयर हो मेरे और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, एंड वी विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर कमिंग 3 years। अब एक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो चुका है गाइज। अब यहाँ पे क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कि बी ने ए को 1 साल बाद ही क्या कर दिया? काम से निकाल दिया। अब 1 साल बाद बी ने उसको काम से निकाल दिया, मीन्स बी हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो एम्प्लॉय है वो तो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, बट गाइज कॉम्पेंसेशन क्लेम इस तरीके से नहीं की जाती। अब अगर बी जो ए जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कहे कि बी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 3 साल मुझे काम पे रखेंगे, अब उन्होंने मुझे 1 ही साल में फायर कर दिया, तो जो मेरी 2 साल की रिमेनिंग सैलरी है वो मुझे बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन दिलाई जाए। तो कोर्ट कहेगा आपको डैमेजेस मिलेंगे, बट डैमेजेस को इस तरीके से सर्टन नहीं किया जाता। अगर हम सेक्शन 73 को प्रॉपरली इंटरप्रेट करें तो सेक्शन 73 की एक्सप्लेनेशन क्लियरली कहती है कि अ पर्सन और दिस प्लेंटिफ हियर हैज़ अ ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। मैक्सिमम एक इंसान को 2 से 3 महीने लगते हैं टू फाइंड अ न्यू जॉब, तो 2 से 3 महीने की जो आपकी सैलरी है वो आपको दे दी जाएगी। देखो बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको कोर्ट किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा गाइज। ये मत समझना कि कोर्ट इज प्रोटेक्टिंग और फेवरिंग बी, यानी कि एम्प्लॉयर इन दिस केस। एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन तो देनी होगी, बट उतनी कॉम्पेंसेशन देनी होगी जितनी जेन्युइन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पेंसेशन या स्पेशल डैमेजेस वो ग्रांट नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान बोलता है कि डेफिनेटली बी हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको कॉम्पेंसेशन देंगे, बट फॉर सो लॉन्ग जब तक आपको एक नई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। यू हैव अ ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। अगले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि 2 साल आप कोई काम ही नहीं करोगे। You have to try and find an alternative job or employment, और जब आपको वो जॉब और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी वहाँ पे you have to work because you had a means, आपके पास एक मीन्स है of existed of remedying the inconvenience। इस inconvenience को रेमेडी करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे। जिस दिन आपको नई जॉब मिल जाती है उस दिन you have to work for the other person, और जब तक आप अनएम्प्लॉयड रहे उन मंथ्स की कॉम्पेंसेशन हम आपको दिलाएंगे बी से। और गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये कॉम्पेंसेशन डिपेंड करती है, इट माइट डिपेंड अपॉन सिटी। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको विद इन अ मंथ भी जॉब मिल सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ पर्सन। एक इंसान स्किलफुल है तो उसको तो वेरी नेक्स्ट डे भी जॉब मिल सकती है, और अगर वो कोई इतना ज़्यादा लिटरेट पर्सन नहीं है तो उस इंसान को थोड़ा टाइम लगेगा 2 to 3 months टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव जॉब। या फिर अगर कोई पर्सन ओल्ड एज्ड पर्सन है गाइज, अ पर्सन हु इज़ वेरी ओल्ड, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि उस इंसान को एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। मिल भी जाएगी तो बहुत जल्दी मिल जाए, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो बेसिकली एज अ जनरल रूल एवरी पर्सन हैज़ अ ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। आपकी एक ड्यूटी है दैट यू हैव टू ट्राई एंड रिड्यूस रेमेडी और इनकन्वीनियंस। आपको कोशिश करनी है। आप 2 साल बिना काम करे नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पेंसेशन होगी, हम वो नहीं दिलाएंगे। रीजनेबल ये नॉमिनल डैमेजेस आपको डेफिनेटली दिए जाएंगे, और वो डिपेंड करेगा 2 to 3 months जितना आपको देर लगी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में। पर गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं,
तभी मैंने कहा कि एवरीथिंग, ये जो डैमेजेस होते हैं ना, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि कोर्ट किस तरीके से असर्टन करेगा। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस। अब इस पर्टिकुलर केस में इट विल डिपेंड अपॉन द एज ऑफ दैट पर्सन, it will depend upon the skill and expertise of that person, it will definitely depend upon the city in which he is residing, क्या उस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। तो हर एक चीज़ डिपेंड करती है। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस को देखते हुए कोर्ट डेफिनेटली बताएगा कि कितना नॉमिनल, कितना जनरल डैमेजेस आपको दिया जाएगा, या क्या कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंस है जहाँ पे आपको स्पेशल डैमेजेस भी दिए जाएंगे। और अगर ऐसा सर्कमस्टेंस कोर्ट को दिखता है गाइज, कोर्ट विल डेफिनेटली ग्रांट यू स्पेशल डैमेजेस ऑल्सो। सो आई होप गाइज आपको सेक्शन 73 बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सेक्शन 73 के मैं आपको रिकैप देती हूँ फटाफट से। हमने सेक्शन 73 पैराग्राफ नंबर 1 में ये डिस्कस किया कि एक इंसान को कॉम्पेंसेशन डेफिनेटली मिल सकती है फॉर एनी लॉस और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच, अगर वो एक नेचुरली अ रीजन, इट मीन्स रीजनेबली एंटिसिपेटरी प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस है तो आपको जनरल डैमेजेस मिलेंगे। अगर वो रिमोट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे एज अ जनरल रूल अंडर सेक्शन 73 पैराग्राफ 2। बट इफ दैट स्पेशल सर्कमस्टेंस ऑफ योर्स यू हैव कम्युनिकेटेड इट टू द अदर पार्टी, टू द डिफेंडेंट पार्टी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने उसको बताया है, इट मीन्स अब वो चीज़ सामने वाले की, आपका स्पेशल सर्कमस्टेंस सामने वाले की नॉलेज में आ चुका है। और now if you know the other person knows, उसे पता है, now despite knowing that fact, despite knowing the special circumstance भी अगर सामने वाला ब्रीच करेगा तो अपार्ट फ्रॉम जनरल डैमेजेस उसको स्पेशल डैमेजेस भी देने होंगे, बिकॉज वो चीज़ उसकी नॉलेज में थी और वो रीजनेबली एंटिसिपेट कर सकता था। इस चीज़ के लिए हमने हैडले वर्सेस बैक्सनडेल केस भी देखा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस लॉ है। उसी बेसिकली उस इंग्लिश केस लॉ पे ही हमारा पूरा इंडियन जो कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस का चैप्टर है वो बेस्ड है। एंड गाइस सेक्शन 73 पैराग्राफ 3 हमने देखा, जहाँ पे सिंपली सिर्फ इतना कहते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आपकी एक ऑब्लिगेशन होती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने मेरा चैप्टर नहीं देखा गाइस, उस चैप्टर को जरूर करो। राइट फ्रॉम सेक्शन 68 टू 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस्ड है। उसके बाद आपको ये पॉइंट ईजिली समझ आएगा। एंड द वंस हु आर इन टच विद दिस चैप्टर उन्हें ये समझ आ चुका होगा, बिकॉज इलास्ट्रेशंस मैंने जो 2 यूज़ करी वो प्रीवियस इलास्ट्रेशंस ही मैंने यूज़ करी थी। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर कोई अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करेगा तो आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डिस्कस्ड एन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना कहती है कि प्लेंटिफ हैज अ ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस। आपको कोर्ट मना नहीं करता डैमेजेस देने से, बट कोर्ट बोलते कि आपको डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे, आप अपनी गलती का खुद का बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर आप 2 साल के लिए जॉब नहीं ढूंढोगे तो यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, आपकी खुद की गलती है। आपने जॉब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो आपकी खुद की गलती है। आप 2 साल काम ही ढूंढने नहीं लग रहे हो तो इट मीन्स यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, आप अपनी गलती का बेनिफिट नहीं उठा सकते। आपको ट्राई करना है टू मिटिगेट दैट लॉस इन एवरी वे पॉसिबल। आपको ऑफर आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करो, जॉब ढूंढने की कोशिश करो, विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये केस लॉ मैंने डिस्कस किया, यहाँ से आपको समझ आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव अ ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस, प्रोवाइडेड कोर्ट आपको कॉम्पेंसेशन जरूर देगा। कोर्ट यहाँ पे कॉम्पेंसेशन देने से मना नहीं करता, पर कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर जरूर करेगा वाइल ग्रांटिंग कॉम्पेंसेशन कि क्या आपके पास कुछ मीन्स ऐसे एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस, और अगर आपने उनको नहीं अवेल किया तो उस चीज़ के लिए आपको कॉम्पेंसेशन नहीं दी जाएगी। इट मीन्स क्योंकि वहाँ पे आपकी खुद की गलती थी एंड यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। आई होप गाइस आपको सेक्शन 73 बिल्कुल क्लियर हो चुका है। In my upcoming videos guys, I'll be discussing section 74 and 75, plus I'll be making a separate video guys on amount of damages or compensation। हम 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपको सेक्शन 73 और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से डैमेजेस को ग्रांट किया जाता है। 2 इलस्ट्रेशंस को उठाएंगे और 2 इलस्ट्रेशंस बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइज कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।